नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि इस महामारी से बचने का एकमात्र हथियार है, वो है मास्क। इसको लेकर हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। और आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नदी में शव बहते हुए मिले हैं। राज्य के पन्ना जिले में बहने वाली रूंज नदी में कई शवों को बहते हुए देखा गया। गांव के लोगों का दावा है कि उन्होंने नदी में 6 से ज्यादा शव बहते दिखे, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ 2 शवों की पुष्टि की गई है। नदी में शवों के बहने की इस घटना के बाद से इलाके के लोग डरे हुए हैं और उन्हें गांव में महामारी के फैलने का डर है। हालांकि अब प्रशासन की टीम नदी में बहते शवों की पहचान करने में जुटी है और ये पता लगाने में जुटी है कि ये शव कहां से बहकर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के पन्ना में अब ये शव बहते हुए नजर आए हैं और प्रशासन ने 2 शवों के बहने की पुष्टि भी की है। तो बिहार और यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नदी में शव बहते हुए मिले हैं। पन्ना जिले में बहने वाली रूंज नदी में कई शवों को बहते हुए देखा गया है। गांव के लोगों का दावा है कि उन्होंने नदी में 6 से ज्यादा शव बहते देखे हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ 2 की पुष्टि कर रहा है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये शव किसके हैं। और अब लोगों को डर है कि गांव में महामारी फैल चुकी है। हमने देखा किस तरीके से यूपी और बिहार में नदी में कई शव बहे थे और जो उसके पीछे की कहानी थी वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। और अब मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। अब हमें नहाना है तो पानी दूषित है। पानी यहाँ का पीते भी हैं, जब हैंड पंप खराब हो जाएगा। जानवर भी यहाँ का पीते हैं। यहाँ 5-6 लाशें पड़ी हैं, 5-6 दिन हो गए। ये ग्राम पंचायत के तहत की है, अभी तो उसका कोई वो ही नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि अब लास्ट है, जो प्रशासन इसकी तरफ शायद कुछ ध्यान दे। हाँ, और ये जो लाशों को देख के सुन के पूरा गांव दहशत में है कि पानी पिएंगे तो पिएंगे कहाँ, जब हैंडपम्प हमारे ख़राब हो जाएंगे। अभी देखें तो यहाँ पर पूरा पानी गंदगी दे रहा है। महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू है, लेकिन खबर यह है कि राज्य में ये पाबंदियां आगे भी बढ़ सकती है। इसे लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की आज दोपहर 3:30 बजे बैठक होगी, जिसमें सरकार के तमाम मंत्री शामिल होंगे और ये तय होगा कि राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 15 मई के आगे भी जारी रहेंगी या नहीं। खबर है कि अगर पाबंदियां बढ़ाई गई तो ये मई के आखिर तक लागू रह सकती हैं। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी लगाई गई थी, जिसके बाद से राज्य में लगातार कोरोना के केसेस घटे हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, जो ये महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होने वाली है दोपहर बाद, काफी अहम मानी जा रही है, क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कोरोना के समय में जब अगले 2 दिन में 15 दिनों का जो लॉकडाउन है वो खत्म हो रहा है, तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है इसे एक्सटेंड किया जाए या समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि इस 15 दिनों के भीतर महाराष्ट्र के सभी जिलों में जो कोरोना के केसेस के ग्राफ हैं वो कम हुए हैं। इससे साफ है कि ग्राफ कम होने से सरकार की चिंताएं थोड़ी कमजोर जरूर हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई हैं। और ऐसे में सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता ताकि फिर से इस तरीके की दिक्कत आए। और साथ ही सरकार चूंकि अगले पेंडेमिक की भी तैयारी कर रहा है कि 3rd वेव की आशंका है, उसको लेकर भी तैयारी कर रहा है, तो सरकार की कोशिश है कि कुछ नियम शर्तों के साथ इस जो लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन शब्द इस्तेमाल करने की बजाय ब्रेक द चेन इस्तेमाल किया है, लेकिन सरकार की कोशिश है, जो मंत्री लगातार सरकार और सीएम को सजेशन दे रहे हैं कि इसे अगले 15 दिनों के लिए और एक्सटेंड किया जाता है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में केसेस काफी कम हो जाएंगे और सरकार के लिए जो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर या बेड्स की जो दिक्कत आ रही है उससे कहीं न कहीं छुटकारा मिल सकता है। अभिषेक, तो क्या जो ये ब्रेक द चेन जो इसको नाम दिया गया है, अगर ये बढ़ाया जाता है तो क्या नियम और ज्यादा कड़े होंगे? देखिए, नियम अभी भी कड़े हैं, लेकिन अब इससे ज्यादा कड़े नियम करने के बजाय हो सकता है कि सरकार इसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे दूध को सरकार ने सिर्फ 7 से 11 का समय दिया है। वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज के लिए सरकार ने 7 से 11 का समय दिया है। उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि कुछ ऐसा बदलाव ना हो जिसकी वजह से
भीड़ एक बार फिर सड़कों पर आए और केसेस फिर से बढ़े, क्योंकि सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस समय ऑक्सीजन जो महाराष्ट्र में है वो कट टू कट है। 1750 के आसपास ऑक्सीजन महाराष्ट्र में इस समय मिल रहा है, 1750 मैट्रिक टन, और जो खपत है वो भी 1700 मैट्रिक टन के आसपास है। तो सरकार की चिंता है कि अगर लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं किया गया तो केसेस बढ़े तो उसको मैनेज कर पाना सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सरकार की कोशिश है कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। हालांकि इसका आखिरी फैसला कुछ देर बाद होने वाली कैबिनेट मीटिंग में होगा। ठीक है अभिषेक। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों के बाद आज 7वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 82 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुका है। भोपाल में पेट्रोल 100 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल 98 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। महंगाई तो बहुत ही हो रही है, मगर हमारे को बहुत कठिनाई करनी पड़ रही है। क्या करें, अब काम करते हैं, बहन भाई बेलदारी करते हैं, दिहाड़ी मिलती है। बिल्कुल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल तेल के लिए एकदम बिल्कुल तरस गए हैं। बिल्कुल आदमी कहता है कहाँ से कैसे करके हिसाब, क्या है, हर एक चीज़ का लिमिट होता है, हिसाब किताब होता है घर का, क्या खर्चा घर तेल का है, क्या घर का है। लेकिन ये तो सारा उल्टा हो गया काम, बिल्कुल सारा तेल में ही सारा वेस्ट हो रहा है। कहाँ से हम आदमी क्या करेगा, ऑफिस जाना आना सारा एकदम। मजबूरी मेट्रो से आते थे, मेट्रो भी बंद कर दिए, अब गाड़ी से जाना पड़ रहा है। देखिए अब तो सरकार की पॉलिसी है, जैसा उनको मिलेगा आगे से तेल वैसे ही वो दाम बढ़ाएंगे। हालांकि कंट्रोल करना चाहिए इस पे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानी भी बढ़ाई है। फिलहाल मुंबई में पेट्रोल 98 रुपए 40 पैसे और डीजल 89 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि कीमतों में ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही तो मुंबई में भी जल्द पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने लगी हैं। मुंबई में अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल करीब 100 के आंकड़े के आसपास पहुँच रहा है, तो डीजल भी 90 के आंकड़े के आसपास पहुँच गया है। ये आज की जो कीमत है, मैं दादर के एक पेट्रोल पंप पर हूँ, आपको पेट्रोल की कीमत अगर दिखाऊँ तो 98 रुपये 40 पैसे आज की कीमत है। कल ये कीमत 98 रुपये 21 पैसे थी, यानी 19 पैसे की बढ़ोतरी आज दर्ज की गई है पेट्रोल के दामों में। अगर वहीं डीजल के दाम की अगर बात करें तो यहाँ पर 89 रुपये 79 पैसे आज का ये दाम है डीजल का, और कल जो कीमत थी वो 89 रुपये 53 पैसे थी, यानी 26 पैसे की बढ़ोतरी डीजल में दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक 2 मई के बाद से इन कीमतों का बढ़ना लगातार शुरू हुआ है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर 100 का आंकड़ा पेट्रोल पार कर गया है, लेकिन जिस तरह की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है उसको देखते हुए अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में मुंबई में भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छुएंगी और पेट्रोल 100 के आंकड़े को पार कर जाएगा। सबसे अहम चीज ये कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में तमाम चीजें लॉकडाउन के चलते बंद हैं, और ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं पिछले एक हफ्ते से, उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर कोई खुद को और अपनों को बचाने के लिए अपने तरीके से साधन और संसाधन जुटा रहा है ताकि किसी भी तरह इस तबाही से पार पाया जा सके। हरियाणा रोडवेज ने भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। मौके की नजाकत को देखते हुए और चारों तरफ एम्बुलेंस के लिए मची मारामारी के मद्देनजर हरियाणा रोडवेज ने 110 बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। हरियाणा रोडवेज ने तय किया है कि हर एक जिले में कम से कम 5 मिनी बसों को इस तरह की एम्बुलेंस में बदलकर उसे स्वास्थ्य विभाग के हवाले करने का इरादा किया है ताकि जरूरतमंदों की वक्त पर मदद हो पाए। रोडवेज के अधिकारियों की माने तो इन बसों को एम्बुलेंस में बदलने में 48 से 72 घंटे का वक्त लग सकता है। एम्बुलेंस में बदली गई बसों में 4 बेड, फ्लो मीटर और मास्क के साथ 2 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर, कोरोना मरीज के लिए जरूरी दवाएं, प्राथमिक उपचार का एक बॉक्स, सैनिटाइजर स्टैंड,
फोल्डेबल स्ट्रेचर, पीपीई किट बॉक्स और मास्क के अलावा तीमारदारों के लिए बैठने की कुर्सी और हर एक बेड के पास एक पंखा लगाया जाएगा। सेकेंड वेव की लड़ाई में भी हम जो हेड ऑफिस से हमारे मुख्यालय से निर्देश और आदेश प्राप्त हुए थे, तकरीबन 3 दिन पहले ही ये आदेश प्राप्त हुए थे और हमने 5 मिनी बसेस को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करवाया है। और कल डॉक्टर्स की टीम ने इनको जांच भी किया है, देखा भी है, जो कुछ कमी थी उनको दुरुस्त करके, ठीक करके, और हमने ये 500 बसेस मिनी बसेस तैयार कर दी और ये हेल्थ डिपार्टमेंट को डॉक्टर्स के लिए हमने तैयार किए, तो वो इनके जहाँ भी यूज़ करना चाहिए वो यूज़ कर सकते। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस ने प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स के साथ 3 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं, जिन्हें ये लोग ऊंचे दाम पर मरीजों के घर वालों को बेचने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार हुए इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि अब तक ये लोग कितने लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुके हैं। कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 फाटक के पास कुछ व्यक्ति जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन को महंगे दामों में 33,000 रुपये में बेचने की बात कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल टीम गठित करके और मौके पे जाके कार्रवाई की गई, जिसमें वहाँ 4 फाटक ब्रिज के नीचे 2 व्यक्ति एक्टिवा वाहन पे मिले थे। दोनों व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तो एक अखिलेश शर्मा, दूसरा राजा तिवारी नाम बताया था। दोनों से एक इंजेक्शन रेमडेसिविर का बरामद हुआ था। पूरे देश में ईद की तैयारियां जोरों पर है। खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी है और खरीदारी के चक्कर में लोग कोरोना नियमों को ताक पर रख रहे हैं। देखने से लग ही नहीं रहा कि देश में कोरोना फैला हुआ है और रोजाना 3 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। तो नियमों का पालन बेहद जरूरी है और ईद के मौके पर जो बाजार में लोग हैं वो भारी संख्या में पहुंचे, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और भीड़ से कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। बाजारों में भीड़ है और लोग नियमों का पालन करना भूल गए हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर मुंबई की, जहां ईद की खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूसरी तस्वीर हैदराबाद की है और यहां बाजार में लोगों का हुजूम दिखाई दिया। भीड़ इतनी दिखाई दी कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं थी। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने। मुंबई की तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर देखने से पता ही नहीं चल रहा कि कोरोना है भी। इतनी ज्यादा ये महामारी फैली है, उसके बावजूद लोगों में कोई डर नहीं है। वो बड़ी संख्या में बाजारों में जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना संकट के बीच गुजरात के गांधीनगर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक कार्यक्रम के समय महिलाओं की भारी भीड़ जुटी, लेकिन भीड़ में शामिल महिलाओं ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, ना ही मास्क पहनना जरूरी समझा। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और कार्यक्रम के आयोजकों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। तो गुजरात के गांधीनगर की ये तस्वीरें, जहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। गर्मी शुरू होते ही दिल्ली में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। दिल्ली के चिल्ला गांव में तो लोगों को पानी की कमी की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पानी की कमी को देखते हुए वहां टैंकर से पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई लोग टैंकर से पानी भरने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। इजराइल ने सुबह सुबह गाजा शहर पर हवाई हमला किया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो कि सुबह की सामने आई है, जब गाजा सिटी सुबह सुबह जागने से पहले ही हवाई हमले के बाद आग की लपटें और धुएं का गुबार में डूब गई। हमास और दूसरे हथियारबंद गुटों ने दक्षिणी इजराइल पर बीती रात और सुबह सैकड़ों रॉकेट दागे। बताया गया कि इजराइल ने मंगलवार को भी हवाई हमले में गाजा शहर की 2 गगनचुंबी इमारतों को निशाना बनाया और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। दोनों तरफ से हुए इन हमलों में बच्चों समेत 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इजराइल का दावा है कि उसने गाजा सिटी पर हवाई हमले में हमास के कई बड़े कमांडर्स के घरों को निशाना बनाया है। इजराइल की सेना ने यह भी दावा किया है कि इस इलाके के पुलिस मुख्यालय को भी उन्होंने निशाना बनाया है।